तो बच्चे लोग कैसे हो? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप लोगों को। स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं आप लोगों को। उम्मीद है कि मज़े कर रहे रहोगे लॉकडाउन में। तो आज हम लोग आगे का शुरू करते हैं 1.2 एक्सरसाइज 1.2। ठीक है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि एक्सरसाइज 1.2 जो है वो 1.1 से रिलेटेड ही है। तो दोनों के दोनों जो चीज़ें हैं आपको लगभग सेम ही मिलेगा। चलिए सवाल शुरू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कुछ एक दो सवाल को छोड़कर बाकी के जो सवाल हैं उसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ठीक है, सवाल समझ में आ जाएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम की बात। देखिए पहले सवाल को शुरू करते हैं हम लोग। पहले सवाल में लिखा क्या है, मैं प्रश्न आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा तो आप देख लीजिएगा अगर आपके पास प्रश्न नहीं है तो। ठीक है, या तो बुक में आप सामने रखिए, बुक के हिसाब से आप वीडियोज़ को देखते रहिएगा। और वापस मैं रिपीट करूंगा, जब भी वीडियोज़ आप देखने के लिए बैठते हो तो उसको सबसे पहले क्या करिए, डाउनलोड कर लिया करो। आए बात समझ में? जब तक आप वीडियोज़ को डाउनलोड नहीं करते, क्योंकि क्या होगा देखिए सबके पास प्रॉपर नेट नहीं है तो स्ट्रीम होता रहेगा। स्ट्रीम मतलब गोल 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 होता है ना, गोल गोल गोल, मम्मी की बिनती गोल गोल, ऊपर पंखा गोल गोल। हाँ वैसा डाउनलोड होता रहेगा तो आपको देखने में बहुत प्रॉब्लम होगा और मन नहीं करेगा देखने के लिए। तो सबसे पहले क्या करो, आप डाउनलोड पे क्लिक कर लो। है समझ में? ठीक है, डाउनलोड पे क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद आराम से वीडियोज़ को देखते रहो और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। है समझ में? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न, नीचे दी गई सारणी में संख्या रेखा पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं। सारणी के आधार पर बताइए कि दिए गए रेखाखंड सर्वांगसम है या नहीं। अब देखिए सर्वांगसम का मतलब होता है बराबर होना। सर्वांगसम मतलब होता है समान या बराबर कह सकते हो आप इसे। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए आप देखना सवाल में, तो बॉक्स में ना ABCD करके पॉइंट दिए हुए हैं। ए का मान है ऋण 3, बी का है 5, 2, 7 और 9, और यहाँ का है रेख DE तथा रेख AB। बताओ क्या ये दोनों सर्वांगसम है क्या? चलिए कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है। डिस्टेंस ऑफ DE निकालते पहले। डिस्टेंस ऑफ DE निकालने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था किससे से डिस्टेंस ऑफ DE निकालेंगे। निर्देशांक देखेंगे, D का निर्देशांक कितना है, ऋण 7। ठीक है, और E का निर्देशांक कितना है, 9। चलिए बताइए कौन बड़ा है दोनों में? 9 बड़ा है ऋण 7 से, इसलिए डिस्टेंस ऑफ DE कितना हो जाएगा, 9 ऋण 7। ओके, समझ में आया बात इतना? 9 9 ऋण 7 हो जाएगा, 9 माइनस माइनस का हो जाएगी प्लस। ठीक है, 16। ये आ गया हमारे डिस्टेंस ऑफ DE। एक हो गया। ये काम हमने पहले किए थे कि नहीं किए थे? ये थे। अगर आपने किया है तो वीडियोस को लाइक करना जरूर। ठीक है, नहीं किया है तो भी लाइक करना। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब डिस्टेंस ऑफ AB निकालते हैं। AB के लिए भी वैसे ही, A का निर्देशांक कितना है, A कितना है ऋण 3, B का निर्देशांक कितना है 5। ठीक है, A का निर्देशांक और B का निर्देशांक कौन बड़ा छोटा देखते हैं। 5 बड़ा है ऋण 3 से, इसलिए डिस्टेंस ऑफ AB बराबर क्या हो जाएगा, 5 ऋण 3, इसलिए 5 धन 3 मतलब कि हो जाएगा 8। चलिए ये कितना आया था, 16। ये कितना है 8। क्या 8 और 16 बराबर होते हैं? 8 और 16 बराबर होते हैं क्या? नहीं होते हैं। आप लिख सकते हैं यहाँ पे 16 बराबर नहीं है 8 के, इसलिए रेख D तथा रेख 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 D तथा रेख AB सर्वांगसम नहीं है। ये हो गया पहला सवाल। ओके, आगे बढ़ूं। चलिए मैं दूसरा छोड़कर अब तीसरा सवाल कर रहा हूँ। तीसरे सवाल में है रेख B और रेख AD। रेख BE और AD के बारे में पूछा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस BE निकालते हैं। डिस्टेंस BE निकालने के लिए पहले निर्देशांक, B का निर्देशांक कितना है 5, E का निर्देशांक कितना है 9। ठीक है, कौन बड़ा है, 9 बड़ा है 5 से, इसलिए डिस्टेंस ऑफ BE बराबर हो जाएगा 9 ऋण 5, कितना आ गया 4। ओके, अब आ जाते हैं डिस्टेंस ऑफ AD निकालते हैं।
तो ए का निर्देशांक कितना है, ए का निर्देशांक ऋण 3, डी का निर्देशांक कितना है ऋण 7। चलिए ध्यान देना, ये सवाल थोड़ा सा ऋण वाला है। जब कभी भी ऋण वाला सवाल अगर आपके सामने आता है तो थोड़ा सा कहते हैं ना संकुचित हो जाओ, थोड़ा सा सुकूड़ जाओ, मतलब कि दिमाग को एकाग्र कर लो। आइए बस समझ में, एकाग्र करने आता है? चलिए कमेंट करके बताइएगा किसको किसको एकाग्र होने आता है। तो चलिए, तो यहाँ पे कौन बड़ा है, ऋण 3 और ऋण 7 में? बताइए कौन बड़ा है ऋण 3 और ऋण 7 में? कितने लोग कहते हैं कि 7 बड़ा है और कितने लोग कहते हैं कि 3 बड़ा है? बताइए। चलिए, तो देख रहे थे हम लोग कि कौन बड़ा कौन छोटा है। तो क्या कहते हैं तन्नू, क्या कौन सा बड़ा होगा? ये सही है, मतलब कि ऋण 3 बड़ा है ऋण 7 से। ठीक है, मैंने बताया था कि ऋणात्मक संख्या में जो नंबर जितने छोटे होते हैं वही उल्टे बड़े होते हैं। आए बात समझ में? ऋण वाली संख्या में आए बात समझ में? तो यहाँ पे वही होगा, इसलिए इसको हम लिखते हैं डिस्टेंस ऑफ AD बराबर हो जाएगा ऋण 3 ऋण 7। ध्यान देना इस सवाल को, ऋण 3 धन 7, ये घटेगा तो आ जाएगा 4। अब आप देखो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, दोनों बराबर हैं, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए बी तथा AD बराबर से लाइन से लिखना आप लोग, वाक्य बनाकर, बी तथा AD सर्वांग सम है। आई बात समझ में? तो ये था पूरा सवाल का कॉन्सेप्ट। सवाल नंबर दूसरा मैंने छोड़ दिया है, दूसरा भी सेम टू सेम है, लेकिन वो मैं आपको होमवर्क दूंगा, क्योंकि सब सवाल करके देना गलत है। आई बात समझ में? सवाल नंबर पहले का दूसरा कुछ तो आप लोग भी ट्राई करो, और जब तक आप लोग ट्राई नहीं करोगे सवाल होने वाले नहीं है। आई बात समझ में? तो आप उसे ट्राई जरूर करो, नहीं आएगा तो मैं हूं ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर दूसरे की ओर। वो वाला दूसरा नहीं, दूसरा वाला। बिंदु M, ये ध्यान से समझना, तो अलग सवाल है ये। ठीक है, तो इसे अच्छे से कोशिश करिए और समझिएगा, और जो तरीके से बता रहा हूँ उस तरीके को ध्यान रखिएगा। दूसरा और तीसरा सवाल दोनों भाई भाई कह सकते हो आप इसे। बिंदु M यह रेख AB का मध्य बिंदु है। बिंदु M AB का मध्य बिंदु है। आई बात समझ में? ठीक है, बिंदु M जो है वो AB का मध्य बिंदु है, और यदि AB बराबर 8 है तो बताओ AM बराबर कितना होगा? आई बात समझ में? AB बराबर अगर 8 है तो AM बराबर कितना होगा? तो ध्यान रखना, एक मध्य बिंदु का नियम होता है। मध्य बिंदु मतलब कि बीचों बीच वाला बिंदु। बीचों बीच मतलब कि अगर एक रेखा है तो इसके एकदम बीच में, एकदम पॉइंट में, समझे? यहाँ पे है, मतलब ये जितना होगा ये भी उतना होगा। ये 5, ये भी 5, ये 6, ये भी 6, ये 7, ये भी 7, ये 8, ये भी 8। आई बात समझ में? दूसरी चीज, अगर ये पूरा 16 होगा, पूरा का पूरा, तो आधा कितना होगा? 8 होगा। पूरा अगर 10 होगा तो आधा कितना होगा? 5 होगा। पूरा का पूरा अगर 7 है तो आधा कितना होगा? 3.5 होगा। समझा? ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, सेम मध्य बिंदु में भी यही है। तो मध्य बिंदु का एक नियम याद रखिएगा, मेन बस जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप याद रखिए। मध्य बिंदु का एक नियम है, छोटा वाला हमेशा बड़े वाले का दुगना होता है। आई बात समझ में? जो छोटा हिस्सा है वो बड़े वाले का दुगना होगा, या फिर हम कह सकते हैं छोटा वाला बड़े वाले का आधा होगा। छोटा वाला बड़े वाले का आधा होगा। आई बात समझ में? या छोटा वाला दुगना होगा बड़े वाले से, मतलब ये AM बराबर होगा 1/2 AB के। ये नियम याद रखिएगा। छोटा वाला जो है बड़े वाले का आधा होगा, 1/2 मतलब आधा। आई बात समझ में? तो ये नियम याद रखिए। या फिर आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, AB बराबर होगा 2 गुणे AM के। ये भी आप लिख सकते हो। आई बात समझ में? ये दो नियम मध्य बिंदु के हैं। अब आप बोलोगे सर हम दोनों में से कौन सा नियम लगाएं? आपकी मर्जी, आप दोनों में से कोई भी नियम लगा सकते हो, बस सवाल को आपको समझ में आना चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर AM पूछा है, देख लो अभी AM पूछा है तो हम लोग A वाला लगा लेते हैं। है बात समझ में? और अगर A भी पूछा रहता तो ये वाला लगा लेते हैं, बस खत्म हो गया सवाल। AM पूछा तो ये वाला लगाते, तो यहाँ इसे लिखिएगा मध्य बिंदु के नियम से, मध्य बिंदु के नियम से। ठीक है, इसलिए AM बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे, कितना था? ये भी 8 है, इसलिए 2 एकम 2, 2 चौके 8, इसलिए AM बराबर हो जाएगा 4। हो गया सवाल। नहीं समझा? कुछ नहीं समझा? पता था?
सपना मंडल को तो बिल्कुल नहीं समझ में आया होगा, है ना सपना मंडल। ये फॉर्मूला है मध्य बिंदु का, इसे याद रखिएगा। आगे के भी बहुत सारे सवालों में हम इन फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, आए बात समझ में। तो इन फॉर्मूले को अच्छे से ध्यान रखिए, समझे। ये मध्य बिंदु का नियम है। मध्य बिंदु हमेशा याद रखिएगा, जो छोटा सिंपल सी बात है, इसको ज़्यादा एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमेशा कभी भी जो आधा वाला हिस्सा होता है वो बड़े वाले का क्या होगा, आधा ही होगा, जो छोटा वाला हिस्सा है, ठीक है। तो वही यहाँ पे भी मैंने यूज़ किया है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। यहाँ पे क्या है कि ए एम रख दिया, 1/2 × 8, ए बी का मान 8 था, 8 रख दिया, भाग है तो इधर भाग हो जाएगा, 4 आ जाएगा, समझे। अब आ जाते हैं सवाल नंबर तीसरे पे। सवाल नंबर जो तीसरा है, सवाल नंबर तीसरे में कहा है बिंदु P जो है CD का मध्य बिंदु है। देखो अभी मैंने इसको कहा था कि ये जो है दूसरे सवाल का भाई है, ये समझे। P जो है CD का मध्य बिंदु है। यदि CP बराबर 2.5 तो बताओ CD कितना होगा। चलिए मैं ऊपर वाले फॉर्मूले में आ जाता हूँ। अभी मैंने आपको कहा कि अगर AM पूछा है, मतलब कि ये वाला आधा वाला हिस्सा पूछा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, समझे। और अगर बड़ा वाला हिस्सा पूछा है, बड़ा वाला पूरा बड़ा वाला पूछा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ। आप इस सवाल में आप सोचो कौन सा फॉर्मूला लगाऊँ, ये फॉर्मूला लगाऊँ या ये फॉर्मूला लगाऊँ। यहाँ क्या बोला है, CP 2.5 CP, ठीक है। और बड़ा वाला पूछा है। जब छोटा वाला पूछे तो ये फॉर्मूला, और जब बड़ा वाला पूछे तो ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मूला पूछा है, छोटा वाला पूछा है कि बड़ा वाला पूछा है, बड़ा वाला पूछा है, CD पूछा है। तो CD के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे CD बराबर 2 × CP, इसलिए CD बराबर 2 × 2.5, इसलिए CD बराबर हो जाएगा 5.0, एक बार 0, बस। तो समझ में आया जी आपको, समझ में आया, बड़ा वाला छोटा वाला, छोटा वाला बड़ा वाला हिस्सा। ओके आगे बढ़े। सवाल नंबर चौथा देखिए। अभी चौथे में कहा है AB बराबर 5 है, BP बराबर जो है 2 है, और AP बराबर 3.4 है। तो रेखाखंडों में क्रम संबंध बताओ, मतलब छोटा बड़ा बताना है। बच्चों का खेल वाला सवाल है। अगर मैं आपसे कहूँगा 3, 4, 5 है, तो बताओ बड़ा नंबर कौन सा होगा, 5, उसके बाद 4, इसके बाद 3, बस यही काम यहाँ पे भी करेंगे। इसमें बड़ा नंबर कौन है, 5, उसके बाद 3, उसके बाद 2। यहाँ सबसे पहले क्या करोगे, 5 बड़ा है, फिर 3.4 बड़ा है, फिर कौन बड़ा है, 2 बड़ा है, इसलिए AB बड़ा होगा, फिर AP बड़ा होगा, फिर उसके बाद BP बड़ा होगा। ये हो गया सवाल, ये हो गया सवाल। पहले 5 बड़ा होगा, फिर 3.4 बड़ा होगा, फिर 2 बड़ा होगा। तो 5 का मान क्या था, 5 AB था, 3.4 क्या था, AP था, और 2 क्या था, BP था। ये था सवाल का आंसर, ठीक है। आगे बढ़े, इजी है, ओके। चलिए तो अब आ जाते 5वें नंबर के सवाल पे। 5वें नंबर में 7 सवाल टोटल पूछे गए हैं। तो पूरे सवालों को थोड़ा सा ध्यान देना, समझना, क्योंकि इसमें एक प्रश्नोत्तर के जैसे सवाल है। आप इसे आप देखेंगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं आपको एक बार इन प्रश्नों को समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक आकृति बनी हुई है, इसमें लिखा ये T है, ये S है, ये R है, ये P है और ये Q है। पहला सवाल, प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा, टाइम वेस्ट आप लोगों का नहीं करना चाहता प्रश्न को दोबारा लिखकर, ठीक है। प्लीज़ आप लोग प्रश्न आप लोग जरूर देख लीजिएगा। मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा पूरे प्रश्नों को, तो आप देख लीजिएगा इसे। पहला प्रश्न है, RP के विपरीत किरण का नाम। RP का किरण देख लो, R याद रखिएगा, किरण को जिस नाम से शुरू किया है, इसने कहा RP का विपरीत किरण पूछा है। R ऐसे शुरू हो रहा है, मतलब RP का आकृति ऐसा बनेगा, तो इसका उल्टा कौन है, विपरीत मतलब उल्टा। ये इस तरफ जा रहा है तो उसका उल्टा वाला कौन है, इस तरफ वाला। इसके इस तरफ वाला कौन कौन है, नहीं समझा। इसने कहा है RP के विपरीत किरण के नाम। आए बात समझ में, RP के विपरीत मतलब ये जो RP है ना, R और P, ये इस तरफ तीर जा रहा है, तो इसका उल्टा वाला तीर कौन सा जा रहा है, इस तरफ वाले का नाम। तो इस तरफ वाले में देखो RS बोल सकते हैं और RT भी बोल सकते हैं। आए बात समझ में, RS भी बोल सकते हैं और RT भी बोल सकते हैं।
इस किरण को हम इतना भी बोल सकते हैं और ये इतना वाला भी, ये RS है और ये RT है। समझा कि इसका उत्तर ये हो जाएगा। दूसरा विपरीत पूछा था, किरण PQ तथा PR का प्रतिच्छेदन समुच्चय बताओ। तो यहाँ पे प्रश्न था PQ और RP का प्रतिच्छेदन समुच्चय। आप देखोगे सवाल नंबर दूसरा और 7वां दोनों सेम है और दोनों के आंसर्स में बहुत डाउटफुल है। आप देखोगे ना उसको बैक साइड में जो उत्तर दिया हुआ है उसमें बहुत डाउट है, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत ये है कि इन्होंने पूछा PQ और RP का प्रतिच्छेदन समुच्चय क्या है। अब यहाँ पे बिंदु भी बता सकते हो और आप किरण बता सकते हो। अब यहाँ पे देखिए किरण PQ और RP बराबर है, इनका प्रतिच्छेदन पूछा है। तो यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, बिंदु P। प्रतिच्छेदन में क्या करते थे, जो दोनों में कॉमन है वही लिखना होता था। तो यहाँ पे आप बता सकते हो बिंदु P। आए बात समझ में। और सेम टू सेम 7वां सवाल भी आप देखोगे, 7वें सवाल में भी वैसे ही है, SP और ST इनका प्रतिच्छेदन क्या हो जाएगा, बिंदु S। समझे, इस तरीके से इसको करना है। अब आ जाते सवाल नंबर तीसरे में। प्रतिच्छेदन बोला है, प्रतिच्छेदन का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो दोनों में कॉमन होता है। तो दोनों में देखो SP और ST क्या कॉमन है, ये हो गया। ठीक उसी तरह से PQ और RP क्या कॉमन है, P है, बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेख PQ और QR का संघ समुच्चय बताओ। PQ और QR का संघ समुच्चय, PQ और QR। देखिए संघ का मैंने आपको बताया था, संघ मतलब होता है दोनों को मिला दो। है समझ में, संघ का मतलब होता है दोनों को मिला दो। अभी देखो यहाँ पे PQ इतना है और RQ इतना है, अगर मैं दोनों को मिला दूं तो इसका उत्तर RQ ही होने वाला है। समझा कुछ, यहाँ पे देखो, यहाँ से समझ में आएगा, RQ और P, इन्होंने कहा है PQ और RQ। देखो आप देखोगे PQ का जो हिस्सा है वो RQ में ही आ जा रहा है, और मैंने कहा है कि कोई भी नंबर 2 बार आता है तो उसको एक ही बार लिखेंगे, तो PQ उसी में ही आ रहा है, इसलिए आप इतना पूरा को बताओगे। समझे, नहीं समझ में आ रहा होगा तो वीडियोस को दोबारा रिपीट करके जरूर देखना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है आपको यहाँ पे समझने में, कंफ्यूजन जैसा लगेगा, लेकिन ठीक है, सवाल कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, रेख QR यह कौन कौन से किरणों का उपसमुच्चय है। रेख QR कौन कौन से किरणों का उपसमुच्चय है, तो RP का होगा, RQ का होगा, RP, PQ और RQ। समझे, नहीं समझा। देखिए उपसमुच्चय का मतलब होता है उसके छोटे वाले हिस्से कौन कौन से, उसके छोटे टुकड़े कौन कौन से हैं, बस यही समझो। फिलहाल सवाल के हिसाब से तो यही समझ में आता है। समझे कि उसके जो टुकड़े कौन कौन से हैं, तो आप यहाँ पे बता सकते हो RQ जो लाइन है, RQ इसमें क्या हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है P, तो RP हो सकता है, PQ हो सकता है, और खुद भी हो सकता है, कोई भी चीज खुद में भी समा सकता है। आए बस समझ में, तो यहाँ पे वही है। अगला सवाल है, QR हो गया, फिर R से शुरू होने वाले, ये तो अब ये इसके लिए मत कहिएगा ये नहीं समझ में आ रहा है। R से शुरू होने वाले किरण कौन से हैं, RP है, RQ है, RS है, RT है। ठीक है, उसी तरह से S से शुरू होने वाले किरण कौन से हैं, बता सकते हो अभी आप लोग। ओके, तो ये था इस सवाल का जवाब पूरा। सवाल नंबर 6 पे आते हैं, तो ये प्रसंग अपना खत्म हो जाएगा। देखो 6 सवाल में एक वापस से रेखा खींचा गया, उसकी संख्या रेखा खींचा गया है, और संख्या रेखा में ये A है, एक पॉइंट छोड़ा है, फिर B लिया है इन्होंने, फिर एक पॉइंट छोड़ा है, फिर इन्होंने C लिया है, फिर से उन्होंने एक पॉइंट छोड़ा है और यहाँ पे उन्होंने D लिया है, और इसको एक नाम दे दिया है V। ठीक उसी तरह से इस तरफ भी एक पॉइंट छोड़ा गया है और एक को नाम दिया हुआ है P, फिर इसके बाद एक पॉइंट छोड़ा है इन्होंने जिसको नाम L दिया है इन्होंने। ठीक है, और उसके बाद पॉइंट्स लिया है, इसको नाम दिया है Q, ऋण 4, फिर एक पॉइंट U छोड़ा है और उसके बाद एक हिस्सा है और
आर का और इसको 6 दिया है, 6। अब देखिए इन्होंने कहा है बी से समदूरस्थ बिंदु कौन से है। बी से समदूरस्थ बिंदु मतलब बी से समान दूरी पे कौन कौन है। तो समान दूरी पे होने का मतलब क्या होता है, उससे समान दूरी पे हो, ठीक है, बराबर की दूरी पे। देखो यहाँ पे बी, अभी एक्चुअली आप लोग यहाँ हो नहीं कि मैं आपको एग्जांपल देके समझा सकूं, अगर यहीं से समझो। जैसे चलो ये अपना क्लासरूम, ठीक है। अब इस क्लास में कोई यहाँ बैठा है, कोई यहाँ बैठा है, कोई यहाँ बैठा है, कोई यहाँ बैठा है, कोई यहाँ बैठा है। लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं हम लोग यहाँ यहाँ बैठ गए, ठीक है। आए बस समझ में। अब मैं आपसे कहूँ कि बताओ बी से सॉरी ये पॉइंट से बराबर कौन कौन दूर है, एकदम दूर दूर। देखो ये इसकी दूरी, इसकी दूरी, इसकी दूरी, इसकी दूरी, इसकी दूरी सब सेम सेम है। तो आप कह सकते हो ये वाले पॉइंट से ये सब सेम सेम पॉइंट पे है। लेकिन मैं बोलूँगा कि बताओ ये पॉइंट से कौन कौन बराबर की दूरी पे है। चलो ये तो कह सकते हो, ये भी कह सकते हो, ये भी कह सकते हो, 3। पर क्या इसको हम कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये दूर है। आई बात समझ में, ये भी दूर है। इसको अगर बताते हैं कि ये पॉइंट, तो ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं समझ में आया। वापस देखो ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ये हमने ड्रॉ किया, ये हमने पॉइंट्स लिए। चलो मैं ज़्यादा जन को बैठाता नहीं, 5 ही लोगों को बैठाते, लॉकडाउन है ना, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। अब मैं आपसे कहता हूँ कि बताओ ये बिंदु से पास में मतलब बराबर बराबर कौन है। तो ये हो सकता है और ये हो सकता है। ओके, समझा अभी आपको। अब मैं कहूँगा कि बताओ ये बिंदु के पास में कौन हो सकते हैं। ये हो सकते हैं, पर ये तो दूर है ऐसे। ये हो सकते हैं। मैं इसी तरह से पूछूं ये बिंदु के बराबर में कौन है। ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। और अगर अब मैं पूछी ये बिंदु के बराबर कौन कौन है, तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। आप समझा। ठीक उसी तरह से यहाँ भी बताओ बी से बराबर में कौन है। ये होगा तो इधर ये होगा, लेकिन दोनों के नाम नहीं दिए हैं तो जाने दो। और आगे चलते हैं। यहाँ पे एक दूसरे पॉइंट पे गए, यहाँ से भी दूसरे पॉइंट पे आओ। मतलब ए और सी, ए और सी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक एक दो तीसरे पॉइंट, इधर एक दो तीसरा पॉइंट पर नाम ही नहीं है यहाँ पे, तो वी नहीं ले सकते। 1 2 3 चौथे पॉइंट पे, 1 2 3 चौथे पॉइंट, मतलब कि पी और डी, पी और डी। बस आगे नाम ही नहीं है तो अब आगे नहीं लेंगे। समझा कुछ। और एक सवाल समझाता हूँ। क्यू से समदूरस्थ कौन कौन है। क्यू वापस से देखिएगा, मैं यहाँ से एक पॉइंट इधर जा रहा हूँ, तो यहाँ से भी एक पॉइंट इधर जाऊँगा। है पॉइंट मिल रहे हैं हमें, मतलब कि यू और एल। फिर एक कदम और पीछे चलता हूँ, 1 2 आर मिल रहा है, तो इधर से भी दो कदम, 1 2 आर और पी। आप एक तरफ एक कदम इधर से अगर बढ़ रहे हो तो एक तरफ यहाँ से भी आपको बढ़ना है। आया समझ में। ऐसा नहीं कि यहाँ से 2 कदम चल के गए तो यहाँ से 1 ही कदम चल के जाओ, तो बराबर नहीं होने वाला। चल रहे हो तो दोनों तरफ समान चलना है आपको। मैंने एक पॉइंट यहाँ लिया तो एक पॉइंट यहाँ लिया, लेकिन दोनों के नाम नहीं थे इसलिए छोड़ दिया। फिर मैं 2 कदम चलूंगा, 1 2, यहाँ से भी 2 कदम चलो, 1 2, समझे। तो ए और सी मिल गए दोनों में। फिर यहाँ से तीसरा कदम चले, 1 2 3, तीसरे का नाम ही नहीं है तो छोड़ दो। अगला चौथा, 1 2 3 4 पी है, तो यहाँ से 4 कदम पीछे जाओ, 1 2 3 4 कदम, समझे। इस तरीके से आपको ये आंसर्स करने हैं। आखिरी के जो सवाल दिए हुए हैं वो सब दूरी निकालना है। यू की दूरी, वी की दूरी, पी और सी की दूरी, ये सब हमने कर चुके हैं। अब मैं ये सब नहीं करने वाला वीडियोज़ में, बिल्कुल नहीं। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। मतलब कि छठे का तीसरे में टोटल 1 2 3 4 सवाल होमवर्क है। तो कुल मिला के मैं आप लोगों को 5 होमवर्क दे रहा हूँ। मैं भी इधर भी एक होमवर्क दिया था मैंने 1.2, इसी प्रसंग का 1.2 और ये किए, समझे। होमवर्क है छठे का तीसरे का 4 सवाल, ये होमवर्क है। दूरी निकालना है, देखना आपको मालूम पड़ जाएगा, डिस्टेंस ही निकालना है, ठीक है। तो आप इन पूरे सवालों को रिवाइज करिए, समझिए। और जहाँ कहीं भी डाउट हो तो मुझे कमेंट जरूर करो या फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो। मैं आपको उन पूरे डाउट्स को कॉल करके आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए बाय।